हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th आईसीएस से केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 नाम हाइड्रोजन, उसके पार्ट ए की थ्योरी और उसकी जो एक्सरसाइज थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर मैं इसके पार्ट बी को स्टार्ट करने वाला हूं और इसी लेक्चर के अंदर मैं पूरा पार्ट आपका डिस्कस कर दूंगा, तो इसको एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को लेबोरेटरी के अंदर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या अगर उसको लार्ज स्केल के अंदर मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, वो सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपके मन में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना, बिकॉज आज के ही लेक्चर के अंदर मैं सारा पार्ट फिनिश कर दूंगा। तो देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन को मुझे अपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। एक सिंपल सी पिक्चर को देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर ना आपको मतलब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि मतलब एग्जैक्टली क्या किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर अगर मुझे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना हो। सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास एक राउंड फ्लास्क है। उस राउंड फ्लास्क के अंदर मेरे जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले गए। सबसे पहले सवाल मन में आता है, सर कि जिंक के ग्रेन्यूल्स ही क्यों, हम प्योर जिंक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है इसका। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको थोड़ा आगे जाके मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से ये देखते रहना। उसके बाद अगर आप देखेंगे ऊपर आपको एक फनल दिख रहा होगा, ये वाला, इसको क्रिस्टल फनल और ड्रॉपिंग फनल भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसका देखो कितना बड़ा नेक है, और इसका जो एंड है बिल्कुल जिंक ग्रेनुल के ऊपर रख के ही उस पर ड्रॉप किया जाता है। ऐसा क्यों, इसका आंसर भी आपको थोड़ा आगे जाके मिलेगा, इसलिए इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखना। एट द एंड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इस बात का तो मैं इतना तो मैं आपको होप या गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, इसको ध्यान से देखते रहना। अच्छा, अब इस फनल के थ्रू हम या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, या तो डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल करते हैं, और हम ड्रॉप बाय ड्रॉप बेटा इसके अंदर डालते रहते हैं। एंड इनसे रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से हाइड्रोजन आपकी लिबरेट होती है, वो हाइड्रोजन आपका यहां पर कलेक्ट कर लिया जाता है। हाँ, ये लिक्विड जो है वो वाटर है। क्यों वाटर का इस्तेमाल किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए बने रहे वीडियो के अंदर एट द एंड तक। आई होप आपके सर क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि मेरे पास रिएक्टेंट कौन कौन से। रिएक्टेंट्स के अंदर देखा जाए तो हमारे दो मेन चीजें ली गई हैं, एक तो जिंक के ग्रेनुअल्स लिए गए हैं, दूसरा लिया गया है या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करिए, आपको आपका हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट हो जाएगा। अगर मैं रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो सिंपल सा रिएक्शन, यार हमने पता नहीं कितनी बार ये रिएक्शन कर लिया है, पर फिर भी एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास जिंक है, उस जिंक को रिएक्ट करवाया गया है मेरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, HCl से उसको लिखा जाता है। तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बेटा जो HCl है ये टूटकर H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव लग जाएगा। ये Cl नेगेटिव जाएगा मेरे Zn के साथ, ताकि वहां पर ZnCl2 जो है वो मतलब जिंक क्लोराइड आपका प्रिपेयर हो सके। एंड हाइड्रोजन जो है बेटा आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बन जाएगा, एंड गैसियस स्टेट में होने की वजह से ये आपका इवॉल्व हो जाएगा और आपको आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाँ, बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, वो क्लोरीन 2 है यहाँ पर, और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पर हम 2 को ना लगा देते हैं, इससे क्या होगा, ये प्रॉपर्ली बैलेंस हो जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हो प्रॉपर्ली, अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। तो पहला रिएक्शन तो देखो ये है आपका। अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की, जिसके अंदर हम जिंक को रिएक्ट करवाएंगे हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो कि H2SO4 होता है। जैसे आप उसको रिएक्ट कराएंगे आपके पास ZnSO4 बन जाएगा, जो कि जिंक सल्फेट है, एंड उसके साथ बेटा आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, एज ए रिजल्ट आपको वो इवॉल्व होकर मिल जाएगा। आई होप ये बेसिक सी बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमने बेटा बात करनी है कि हमने जिंक ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल ही क्यों किया है, क्वेश्चन था ना। तो देखिए बेटा, जिंक ग्रेनुअल जो होते हैं उनके अंदर ना इंप्योरिटी होती है कॉपर की। मतलब ये
कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉपर, और कॉपर एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत तेजी से टेक प्लेस कर सकती है, मतलब इट विल स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कॉपर प्रेजेंट होता है मेरे जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर, वो एक्चुअली एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, जो आपके रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसलिए हम जिंक ग्रेनुअल का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्योर जिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि क्यों जिंक ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब हमें बात करनी है बेटा अपने ऑब्जर्वेशन की, कि इस रिएक्शन में मुझे क्या क्या ऑब्जर्व होता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर आप देखें तो मेरे पास H2SO4 है। वो सल्फ्यूरिक एसिड को जब मैं ऐड करता हूं जिंक ग्रेनुअल्स के अंदर, तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होती है, और वो हाइड्रोजन गैस को हम इन्वर्टर जार के मेथड से उसको आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। अब पानी का इस्तेमाल किया गया है, एयर का क्यों नहीं किया गया, मतलब एयर की प्रेजेंस में क्यों नहीं किया जाता, ये सारी बातों के आंसर बेटा आपको मैं देने वाला हूं। पहले हम ऑब्जर्वेशन की तरफ भागते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन तो यही है बेटा कि रिएक्शन विल ग्रेजुअली स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस एंड द एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे हाइड्रोजन कलेक्ट करना है तो कैसे कलेक्ट किया गया, थोड़ा ध्यान से देखिए। वहां पे लिखा है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। व्हाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, और वाटर का ही क्यों इस्तेमाल किया है? वैसे तो हाइड्रोजन जो है वो हल्की होती है हवा से, उसके बावजूद हमने पानी का इस्तेमाल क्यों किया, हमने एयर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया? मतलब पानी के बजाय सीधा ही इन्वर्टर जार ऐसा रख देते तो वो इकट्ठा हो जाता ऊपर। अब इसके दो रीजन है, दो कारण है, उन दो कारण को आपने समझना है। सबसे पहला बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए पानी जो है ना, अगर 1 लीटर पानी है ना तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 ml ऑफ हाइड्रोजन ही डिजोल्व होता है, बाकी कुछ भी डिजोल्व नहीं होता, और सारा का सारा हमें कलेक्ट आराम से मिल जाता है। तो पहला कारण तो यह है कि इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। हाँ, सोल्युबिलिटी की बात अगर करते देखो कितना कम है, सिर्फ 20 ml ऑफ मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो ही डिजोल्व होता है 1 लीटर के। तो कितने कम क्वांटिटी की वेस्टेज है, अदरवाइज सारा कुछ हमें कलेक्ट होकर मिल जाए। डन। दूसरी बात पता क्या है बेटा, इसका एक्सप्लोसिव नेचर। जब कभी भी हाइड्रोजन एयर की कांटेक्ट में आती है तो एकदम से एक्सप्लोसिव रिएक्शन टेक प्लेस कर जाती है, और बहुत ही एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। इसी वजह से हम उसको एयर के प्रेजेंस में कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और इसीलिए हम यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसे हमने जार को पानी के अंदर डिप किया हुआ है, ताकि यहां से मेरे पास जो गैस आए वो सीधा इसके अंदर जाके कलेक्ट हो जाए, एयर का कोई भी कॉन्टैक्ट इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए बेटा, अब हमने अपना हाइड्रोजन तो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसमें होती है इंप्योरिटीज। अब हम उसके बारे में बात करेंगे, और उसको कैसे रिमूव किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इंप्योरिटीज देखते हैं बेटा, हमारे पास यहाँ पर काफी सारी इंप्योरिटीज हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, कैसे रिमूव करेंगे वो बात की बात है, पहले आप इंप्योरिटीज देख लीजिए कौन कौन सी है। उसके बाद मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फोस्फाइन होता है, आर्साइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और लास्ट में बेटा हमारे पास वाटर वेपर भी होता है। तो इन सबको बेटा मुझे रिमूव करना होता है, मुझे एक प्योर और ड्राई हाइड्रोजन को पाने के लिए। अब उसके लिए अप्रेटिस बहुत तगड़ा एक बनाया गया, ये है वो आपका अप्रेटिस। इस अप्रेटिस के अंदर क्या होगा कि यहां से मैं अपने इंप्योर हाइड्रोजन को डालूंगा, इन सभी सॉल्यूशन से रिएक्ट होते 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 एट द एंड मुझे बेटा प्योर ड्राई हाइड्रोजन मुझे मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये सॉल्यूशन इन पर्टिकुलर इंप्योरिटी के साथ क्या करती है, अब हम जल्दी से एक एक करके वो देख लेते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास यहां पर एक इंप्योर हाइड्रोजन को अंदर पास किया जाएगा किसके, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, तो फोस्फाइन एंड जो आर्साइन है ये एक्चुअली उसके साथ रिएक्ट करता है। अब जैसे ही उसके साथ रिएक्ट करेगा, एज ए रिजल्ट बेटा ये आपके प्रोडक्ट्स जो है वो आपके बन जाएंगे। सिंपल है, आराम से आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि अब भी मेरे पास क्या है, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सभी अभी की अभी प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी उसके अंदर। तो सबसे पहले हम काम करेंगे H2S को हटाते हैं। H2S को हटाने के लिए हम लेड नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। लेड नाइट्रेट जब मेरे H2SO4 से रिएक्ट कर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो लेड सल्फाइड बनाएगा, एज ए रिजल्ट सब में क्या बनाएगा बेटा, HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड होता है आपका।
अब नेक्स्ट क्या स्टेप है? अब कौन सी गैस बच गई आपके पास? बच गई बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, उसको हम KOH के अंदर पास करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करेंगे, क्योंकि जैसे हम उससे पास करते हैं बेटा क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड मेरे KOH से रिएक्ट करके ये पोटेशियम सल्फाइड क्रिएट करता है, साथ में वाटर, राइट। उसके साथ बेटा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी मेरा रिएक्ट करता है, तो बनाता है पोटेशियम कार्बोनेट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मेरा जब रिएक्ट करता है KOH के साथ, तो वो बनाएगा बेटा आपके पास एक तो पोटेशियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में पानी क्रिएट करता है। तो इससे क्या हुआ, इन तीनों का सोल्यूशन भी पूरा हो गया। अब लास्ट में बच जाता है हमारे पास वाटर वेपर। अब वाटर वेपर को हटाने के लिए हम ड्राइंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो देखिए, ड्राइंग एजेंट जो खास तौर पे इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा एक तो फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, या तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो जो कास्टिक पोटैश स्टिक्स होते हैं ना बेटा, इसका इस्तेमाल करते हैं, या हम इस्तेमाल करेंगे बेटा फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का। मन में एक सबसे बड़ी सवाल आता है कि सर हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास जो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी तो एक ड्राइंग एजेंट है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? आंसर है नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन ये है, क्योंकि जो मेरे पास H2SO4 होता है वो एक्चुअली में मेरे पानी के मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके पानी बना देगा और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। मतलब ये कि वो एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब क्या करेगा, ये जो मेरा H2SO4 है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा मेरे हाइड्रोजन के साथ, और जैसे रिएक्ट करेगा वो उसमें अपने में से ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करके पानी बना देगा और साथ में क्रिएट कर देगा बेटा SO2। इसलिए हम कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ए ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं जी, अब जो मेरे पास प्योर ड्राई हाइड्रोजन जो मुझे मिला है, हम उसको मरकरी में से पास करते हुए उसको आराम से इन्वर्टर सिलेंडर करके उसको कलेक्ट कर लेंगे। मरकरी में से क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन कभी भी मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसी वजह से हम मरकरी का इस्तेमाल। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां लिखा हुआ है दस द गैस इज प्यूरिफाइड एंड ड्राइड एंड देन कलेक्टेड ओवर मर्करी बिकॉज मर्करी हैज नो रिएक्शन विद। तो ये है वो पूरा प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर के थ्रू आपको ये सब चीजें बेटा मतलब ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए आपको, और कैसे ये सब रिमूव होता है। देखिए ऑब्वियस रिएक्शन आए ना आए, बट आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि फोस्फाइन और आर्साइन को हटाने के लिए किस सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के लिए किस सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेरे पास जो क्या था हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, या मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको रिमूव करने के लिए किस सोल्यूशन का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में ये पूछा जा सकता है कि यार अगर मुझे वाटर वेपर को हटाना है तो कौन से ड्राइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से तीन आपको बताए थे ना मैंने, और क्यों हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर अब आप दे पाएंगे, राइट। इजी है, ठीक है, एक बार करके देखना पड़ेगा, 100% बेटा आपको आ जाएगा कि इसको कैसे करना था। ठीक है, ओके। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं जब भी हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिकॉशंस है वो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है कि जो मेरा हाइड्रोजन है ना, वो एयर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो वॉलेंटली रिएक्ट करता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है। इसलिए हम ट्राई करते हैं कि उसको हवा से दूर रखें, नंबर वन तो ये। तो देखिए सबसे पहला प्रिकॉशन ये है बेटा कि जो अपरेटस है वो एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर लीकेज ऑफ गैस हुई तो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो मतलब ये एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और वो मतलब एक्सप्लोड हो सकता है, तो इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां पर ये हो रहा हो ना उसके प्लीज आसपास कहीं पे फ्लेम ना जला के रखो, क्योंकि अब बाई चांस किसी वजह से अगर लीकेज हुई और उसने आग पकड़ लिया तो फिर वो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो फ्लेम आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए ब्रेटर्स की। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो हमेशा याद रखें आप, जब कभी भी ये रिएक्शन आपने टेक प्लेस करनी है ना, तो आपके अपरेटस के अंदर जो हवा होती है पहले प्लीज उसको निकालें, उसके बाद जाके ये रिएक्शन आप टेक प्लेस करें। रीजन वही यार सेम है कि अगर मान लीजिए आपने तो अपना सल्फ्यूरिक एसिड या जो भी HCl जो है जिंक ग्रेनुल में डाल दिया, हाइड्रोजन प्रिपेयर हुआ, और अगर उसके अंदर एयर होगी तो बेटा वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से फिर से वो जो मतलब हो सकता है फ्लास्क ही फट जाए आपका इसी वॉलेंट रिएक्शन की वजह से।
तो इसलिए अंदर की हवा को निकालो, और ये चेक करने के लिए कि यार सच में हवा निकल चुकी है कि नहीं निकल चुकी, थोड़ी सी गैस ना टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए और उसके ऊपर ना एक मैस्टिक लगा के हल्का सा देख लीजिए। अगर वो बहुत स्लोली बर्न कर रही है आपकी, तो समझ जाना कि बेटा कि अंदर की सारी हवा निकल चुकी है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन अब हमारे पास है। तो इस तरीके से फिर उस रिएक्शन को मतलब फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ सब डाल के मतलब हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस रिएक्शन को प्रोसीड कर लीजिए। तो इसलिए बड़े समझदारी से हमें ये वाला काम करना होता है। क्लियर? और हमारे पास बेटा लास्ट जो एक क्वेश्चन था मन में हमारे कि यार ये जो चीज आप देख रहे हो, इसका जो हमारा एंड है इस फनल का, इसको हमेशा प्रॉपरली मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर क्यों डिप किया जाता है? वही सेम रीजन है, क्योंकि जब हम इसके अंदर ये एसिड डालते हैं और जब ये जिंक से रिएक्ट करता है, इससे निकलने वाली हाइड्रोजन इसी फनल के थ्रू बाहर ना निकल जाए, इसी वजह से हम उसके एंड को प्रॉपरली उसमें डिप करते हैं। और वही बात बेटा यहाँ पे लिखी भी हुई है, कहता है द एंड ऑफ द थ्रिस्टर फनल should be dipped under the acid so as to prevent the gas from escaping from the thruster funnel. So अगर आपको ये आपके मन में अगर एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सो ये हमने बेटा अभी बात करी है अपने क्या क्या प्रिकॉशनरी है। अब कुछ बातों का नोट आप ले लीजिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नोट ये है कि बेटा देखो, हमारे मन में आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसी तरह मैं नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो प्रॉब्लम ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा मेरे हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से पानी प्रिपेयर हो जाता है, और जो मेरा मेन पर्पस है हाइड्रोजन को बनाने का, वही डिफीट हो जाता है। इसी वजह से नहीं किया जाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीजन हमारा होगा ना, फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, वो रिएक्ट कर जाएगा मेरे हाइड्रोजन के साथ, ताकि वो क्या मिल सके? पानी मिल सके, और जो मेरा पर्पस है वही यहाँ पे डिफीट हो जाता है। रिएक्शन समझनी तो आप देख सकते हो बेटा कि मेरे पास यहाँ पे Zn है, जिंक है। वो जिंक जब मेरा रिएक्ट होता है बेटा HNO3 के साथ, तो हमें पता कि हमें क्या मिलता है बेटा? जिंक नाइट्रेट, और साथ ही साथ मुझे अब यहाँ पे क्या मिलेगा? पानी। ठीक है, और एक चीज और, हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वो एज अ गैस हमारा इवॉल्व होता है। तो इस रिएक्शन को ध्यान से समझ लीजिए, एंड आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हम नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मन में है ना कि मुझे सर फिर भी यूज करना है, मैं इसी से हाइड्रोजन प्रिपेयर करना चाहता हूं। तो आपको बता दूं बेटा कि जो मेटल मेरे नाइट्रिक एसिड से मिलकर हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकता है, पहली बात तो वो तो आपका मैग्नीशियम या मैंगनीज है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म के अंदर ये नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। मतलब ये समझ लो कि अगर 100 ml पानी है, तो 1 ml सिर्फ आपका नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हैं, तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो पानी प्रिपेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मेरे हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगी। उसके बारे में भी दिखा देता हूं। देखिए, हमारे पास मैग्नीशियम है या मैंगनीज है, ये इकलौते ऐसे मेटल्स हैं बेटा जो रिएक्ट कर सकते हैं मेरे वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। लगभग कितना? 1%, अगर मुझे हाइड्रोजन लिबरेट करनी ही करनी है। देखिए कैसे, और लिखा हुआ मैंने कि ऑक्सीडाइजिंग जो इसका एक्शन है वो आपका रिड्यूस हो जाता है इसी ओवर डाइल्यूशन की वजह से। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या है? Mg प्लस HNO3 हमारे पास है। ओके, ऑब्वियस है बेटा, हमारे पास MgNO3 जो है होल ट्वाइस वो क्रिएट होगा, और एज ए रिजल्ट मेरे पास हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा बेटा, जिसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। तो याद रखिए, अगर आपकी जिद है कि मुझे इसी से करना है, तो यही दो मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। और दूसरा, इसकी जो डाइल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि तभी जाके बेटा आप ये कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो और फाइनली रह गया कि सर अगर बात जो सल्फ्यूरिक एसिड की थी, वो जरा मैंने आपको ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया कि हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्सीजन पकड़ा देगा बेटा, एक ऑक्सीजन पकड़ा देगा हाइड्रोजन को, और खुद सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर देगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, Zn है प्लस H2SO4 है, एज ए रिजल्ट बनाएगा बेटा ZnSO4, और साथ में बनेगा हमारे पास SO2। तो और पानी तो मेरे को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो पानी बनाएगा। तो इसकी वजह से हम मतलब ये समझ लो आप बेटा कि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, वो रीजन समझ में आ गया होगा।
और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात आती है कि अगर मुझे हाइड्रोजन को टेस्ट करना है तो टेस्ट कैसे किया जाएगा। दो सिंपल तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये देखो कि हाइड्रोजन जो है वैसे तो कंबस्टिबल है, बट उसकी प्रेजेंस में आप किसी चीज को जला नहीं सकते। तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। जैसे याद है आपको कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई बॉडी को आप आराम से जला सकते हो, ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा तो वो जलेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं जलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी ना तो भी नहीं वो जलेगा। तो ये कहते हैं इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है खुद तो जलता है बट जलाने में हेल्प नहीं करता। तो ये मतलब है इस चीज का। और दूसरी सिंपल बात मैंने ऑलरेडी बता दिया यार कि जैसे ही आप उसको स्लाइटली एयर की कांटेक्ट में, ऑक्सीजन की कांटेक्ट में अगर लेके आते हो तो वो जलता है। कैसे जलता है, पेल ब्लू फ्लेम की फॉर्म में वो आपका जलेगा और सामने बड़ा पानी जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, और पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है इसी इसी मतलब कॉम्बिनेशन की वजह से। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है ये मिला तो क्या बन गया, H2O। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया तो 2H2O मेरे पास हो गया। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि ये जो प्री मिक्सड है हमारे पास एयर और ऑक्सीजन के साथ, ये एक्सप्लोड होता है और पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, पट 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 की आवाज इसमें से आती है। आई होप टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन के समझ में आ गया होगा। गुड। अभी तक हमने जो भी पढ़ा बेटा वो था लेबोरेटरी प्रेपरेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मुझे इसको मैन्युफैक्चर करना है तो मैं इसको मैन्युफैक्चर कैसे कर सकता हूं। और इसको करने के लिए दो सिंपल मेथड्स आपको बताए गए हैं। जो पहला मेथड है बेटा वो आपका है बॉश प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं ये हमने पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर है, मैं अभी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो दूसरा मेथड है बेटा वो है पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करके। अब ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको ये नहीं कराने वाला। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस बोश प्रोसेस। तो बोश प्रोसेस में क्या करते हैं चलिए वही देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है बोश प्रोसेस। इसके अंदर 4 डिफरेंट स्टेजेस बताई गई हैं, उन सभी स्टेजेस को एक एक करके स्टडी करेंगे एंड आई होप एट द एंड आपको अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहला जो स्टेज है ना बहुत ही सिंपल स्टेज है। इस स्टेज के अंदर क्या करना होता है कि हमारी जो स्टीम है ना, स्टीम उसको ना जैसे मान लो एक फर्नेस लिया, उस फर्नेस के अंदर मेरे पास कोयला है तो उस कोयले को जलाओ, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ और फिर उसमें से स्टीम को पास करो। जैसे आप उसमें से स्टीम पास करोगे तो आपके पास वाटर गैस क्रिएट होता है। क्या है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है कि मेरे पास स्टीम है। इट इज पास्ड ओवर हॉट कॉक, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ बेटा 1000 डिग्री सेल्सियस। और जैसे आप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज वाटर गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब वाटर गैस क्या चीज है देखो ध्यान से, हमारे पास सी प्लस स्टीम 1000 डिग्री सेल्सियस, ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसी कॉम्बिनेशन को वाटर गैस कहा गया है। अब साथ में आप देख रहे हो मेरे पास माइनस डेल्टा लिखा हुआ है, ये डेल्टा का निशान होता है, ट्रायंगल जो देख रहे हो डेल्टा का होता है निशान। डेल्टा आपके यहां पर एज ए हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। अगर यहाँ पे माइनस हीट हो तो इसका मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट को एब्जॉर्ब किया है इसने। और जब प्लस हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट लिबरेट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा भी है कि द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट। तो ये बात ध्यान रखना, ये पहला स्टेज है। अब बात रह जाती है यार ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 है यार इनको कैसे हटाया जाए, सेपरेट कैसे किया जाए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम अपने वाटर गैस को ना पास करने वाले हैं। एक तो बेसिकली तो यार देखो सिंपल सी बात यह है कि हम अभी भी इसमें से स्टीम नहीं पास करेंगे, लेकिन इस टाइम इसके अंदर पड़ा होगा एक तो फेरिक ऑक्साइड जो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जो रिएक्शन को तेज करेगा। और दूसरा बेटा हमारे पास क्रोमिक ऑक्साइड होगा जो एज ए प्रमोटर की तरह काम करेगा। प्रमोटर एक्चुअली एक सरफेस प्रोवाइड करता है मेरे कैटलिस्ट पे, जो कैटलिस्ट जिस पे काम कर सकता है, राइट। तो मतलब उसको एनहेंस करने के लिए ही यूज किया जाता है, उस कैटलिस्ट रिएक्शन को एनहेंस करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इन दोनों के प्रेजेंस में फिर से स्टीम को पास किया जाएगा, उसको मतलब बेसिकली एक्सेस स्टीम के साथ उसको मिक्स किया जाएगा। तो उससे क्या होगा ध्यान से, तो जैसे ही उससे करेंगे तो इसमें कार्बन, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ही था एज ए कॉम्बिनेशन वाटर गैस का, अब वो दो प्रोडक्ट बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। और साथ में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए प्लस ट्रायंगल का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। इसलिए ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे लिखा है ना प्लस ट्रायंगल, इसलिए यूज किया गया। दो प्रोसेस हो गए। पहले स्टेप में क्या किया, जलते हुए कोयले में, याद भी ऐसे कर सकते, जलते हुए कोयला जो कि 1000 डिग्री सेल्सियस है उसमें से मैंने स्टीम को पास किया, इससे मेरा बन गया वाटर गैस। उस वाटर गैस को फर्दर मिक्स किया मेरे स्टीम के साथ,
लेकिन इस बार फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में किया, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है और क्रोमिक ऑक्साइड एज अ प्रमोटर की तरह काम करता है, वो एक्चुअली एनहांस करता है कैटलिस्ट प्रॉपर्टी को। उससे क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन था ना, अब वो अलग अलग बन गए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब क्या रह गया, अब यार मुझे ना कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है यार इस H2 से, इन दोनों को अलग अलग करना भाई, तभी मुझे हाइड्रोजन मिलेगा। अब उसके लिए बेटा हमें दिए गए हैं दो प्यारे मेथड, और आप इन दोनों मेथड में से किसी भी का भी इस्तेमाल कर लो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला मेथड कहा गया है कि यार ये जो आपका मिक्सचर यहाँ बना है ना, इसको लो और ठंडे पानी में से निकालो, और प्रेशराइज्ड पानी होना चाहिए अंडर 30 एटमोस्फेरिक प्रेशर का, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ये देखो 30 एटमोस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और उसमें से पास करो। ऐसा करने से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ना आपका पानी के अंदर घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और तो बची क्या, हाइड्रोजन। तो इसलिए ये एक मेथड। दूसरा है कि जो कास्टिक पोटैश सॉल्यूशन होता है KOH, इसमें से पास करो, क्योंकि वो क्या करता है ना कि मेरे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट कर जाता है और पोटेशियम कार्बोनेट क्रिएट कर देता है। देखिए कैसे, ये देखिए, ये आपका पोटेशियम कार्बोनेट बन गया और एज ए रिजल्ट हमारे पास पानी बन जाता है। समझ में आया बेटा? तो याद रखें, दोनों में से कोई मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। क्लियर हो गया? अब अगर उसके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, अब आप बेटा उस चीज को पास करेंगे फाइनली हमारे दैट इज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के अंदर, क्योंकि जैसे आप इसको इसके साथ पास करते हो तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बेटा क्रिएट करता है और हमें हमारी प्योर हाइड्रोजन मिल जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। जैसे मेरे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बेटा रिएक्ट करेगी तो ये एक कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है बेटा ये आपका क्रिएट होता है, एंड एज ए रिजल्ट फाइनली हमें मिल जाता है हमारा प्योर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये बोश प्रोसेस टेक प्लेस करता है और इस तरीके से हमें हमारा प्योर हाइड्रोजन मिलता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया 6 चैप्टर के बी पार्ट को, जिसके अंदर हमने उसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में स्टडी किया, जिसके अंदर हमने उसका जो मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है लार्ज स्केल बोश प्रोसेस उसके बारे में बात किया। आई होप आपको अच्छी तरह ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।